लाइफ का एक नॉर्मल मिशन होता है हर बच्चे का, और किसी ने बहुत इंटरेस्टिंगली इसे डिस्क्राइब किया कि वो मिशन है 5 4 3 2 1। मैंने पूछा 5 4 3 2 1 क्या मिशन है? बोले कि ये मिशन है कि मेरी सैलरी 5 डिजिट्स की तो कम से कम हो। 99,000 5 डिजिट होते हैं ना, मेरी सैलरी कम से कम 5 डिजिट की हो, 4 व्हीलर हो, 3 बेडेड हाउस हो, 3 BHK। मेरी शादी हो जाए मेरी पसंद से तो हम 2 हो जाएं। और हम 2 का एक बच्चा हो जाए। नॉर्मली इस बहुत ही लिमिटेड विजन के साथ 99% ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आते हुए चले जाते हैं। क्या लाइफ का मिशन सिर्फ इतना ही होना चाहिए? या जिंदगी का पॉइंट ऑफ व्यू, उसका दृष्टिकोण और विराट विशाल नहीं होना चाहिए? जब हम अपने जीवन को वास्तव में समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जैसा अभी सर ने कहा कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में जो बैलेंसिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम उस तरह से डिजाइंड नहीं है। हमारे कल्चरल हेरिटेज इस तरह के हैं कि वो हमें उस डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। अगर आप लोग अपने माइंड का एनालिसिस करते हो, जो कि करना चाहिए, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग टूल क्या है? योर माइंड। माइंड के द्वारा ही आप संसार में ऑपरेट करते हो, और सबसे कम अपने ऑपरेटिंग टूल को जानते हो। एक बार हो गया था हमारा मन बहुत सारे विचार, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में करता है। यानी कि थॉट वेव्स हैं, n नंबर ऑफ थॉट वेव्स हैं और n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। Am I right? हम एक साथ 25 चीजों के बारे में सोच रहे हो। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शन। तो हम कभी सक्सीड नहीं हो सकते कि अगर हम एक साथ 25 चीजों के बारे में सोच रहे हैं और हजारों विचार हैं उनके बारे में, तो वी कैन नेवर गेट फोकस्ड। ये नॉर्मल माइंड की स्थिति, नॉर्मल अनट्रेन्ड माइंड की यही स्थिति है, और मैक्सिमम लोग इसी लेवल पर पूरी जिंदगी गुजारते हैं। जैसे आप तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, न्यूटोनियन मैकेनिक्स बताती है कि अगर आप कोई चीज जो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ड्रॉप करेंगे तो इट विल कम डाउन ओनली। ये सर्टेनिटी है, दैट इज साइंस, राइट? ग्रॉस मैटर्स पर ये एप्लीकेबल है। लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स या सबएटॉमिक वर्ल्ड में एक्सप्लोर करते हैं, तो इफ यू ड्रॉप इलेक्ट्रॉन हियर, तो वहां न्यूटोनियन मैकेनिक्स या ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रिंसिपल नहीं लागू होता, और वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि वो ऊपर जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए, नीचे आए। इट हैज मैनी प्रोबेबिलिटीज। तो सब एटॉमिक वर्ल्ड में जो रिसर्च हैं वो इसीलिए बहुत डिफिकल्ट हैं कि वहां के फ्रंटियर्स अभी एक्सप्लोर किए जाते हैं। वहां ये ग्रॉस वर्ल्ड के लॉस नहीं लागू होते विद इन द एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो वहां क्या हुआ, उसकी अगर प्रोबेबिलिटीज हैं, इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साइंस में ये टर्म यूज होती है कि उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ी हुई है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, इट विल कम डाउन ओनली। लेकिन इलेक्ट्रॉन हैज मैनी ऑप्शंस। तो यही मन की स्थिति है कि जब वो ग्रॉस लेवल पर डेवलप्ड है तो उसमें डिस्ट्रैक्शन वाले मोड में ही रहता है। बहुत सारे विचार और बहुत सारी चीजों के बारे में विचार। लेकिन जब इसको डिसिप्लिन करके ट्रेंड किया जाता है तो बहुत सारे थॉट्स अबाउट ए सिंगल ऑब्जेक्ट, एक सिंगल ऑब्जेक्ट, उसके बारे में आप बहुत सारे थॉट्स ले सकते हैं। तो यानी कि पूरी रेस एक जगह फोकस्ड हो गई, थॉट रेस आपकी। देन द सक्सेस कम्स इन द लाइफ।
अभी जो डिस्ट्रक्शन है प्रैक्टिकली ये कैसे होता है, और गीता एक रिलीजियस और स्क्रिप्चर नहीं है, इट इज स्पिरिचुअल। गीता में साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग माइंड की इतनी क्लियरली एक्सप्लेन की है कि आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, आई नो इट, बट व्हेन यू विल हियर राइट नाउ तो आपको लगेगा कि विजडम का लेवल क्या था। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बोलते हैं, ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब मैं इसे ब्रेक करके बता दूं व्हाट ही इज सेइंग कि जब हम चीजों के बारे में, विषयों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में जब हम लगातार सोचते हैं तो हमारा एक अटैचमेंट उससे डेवलप हो जाता है। प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रहा है, ट्राई टू गेट इट। ध्यायते विषयान् पुंसः, जब हम ध्यान करते हैं यानी कि हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं तो धीरे धीरे हमारा उसके साथ एक संग यानी कि अटैचमेंट डेवलप हो जाता है मन के स्तर पर। संगात संजायते कामः, अटैचमेंट हो गया तो फिर क्या हुआ कि वी वांट टू अचीव दैट, वो डिजायर, कामना डेवलप हो गई। अगर हमने अचीव कर लिया वी आर हैप्पी, वो प्रोसेस चलता रहेगा किसी दूसरे विषय के बारे में। सपोज देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन, आपने कोई गोल बनाया, इट मे बी एनीथिंग इन द लाइफ, और अगर वो ऑब्टेन नहीं कर पाया, अचीव नहीं कर पाई, कामात क्रोधो भी जाएगी, यानी कि उसके रास्ते में अगर कोई ह्यूमन ऑब्स्टेकल है या कुछ सर्कमस्टांसेस हैं तो आपकी जो रिएक्शन माइंड की होने वाली है, पूरा माइंड की वर्किंग एक्सप्लेन कर दी है, दैट विल बी क्रोध, एंगर। और यही हिडन है कि अगर मान लीजिए ऑब्स्टेकल छोटा है, कमजोर है, तो क्रोध आएगा, जिसने हिम्मत कैसे की इस ऑब्स्टेकल ने। और अगर वो बहुत बड़ा है तो भय आता है, दैट लीड टू डिप्रेशन। बहुत आपने केस सुने होंगे, बड़े बड़े लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। बहुत से सेलिब्रिटीज के आपने केस सुने होंगे, वो लगातार हीलर्स के टच में रहते हैं, जहां वो जाके अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, वो सुनता है, समझाता है। तो कामना यानी कि जो गोल है या जो डिजायर है, अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो दो रिएक्शन होंगी, क्रोध या भय। क्रोधात् भवति सम्मोहः, उस स्थिति में मन की स्थिति क्या होती है कि अभी जो थॉट रेस बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जा रही थी वो एक वर्लपूल जैसी हो जाती है, मतलब एक हिप्नोटाइज जैसे आप हो जाते हो। क्रोध में आपको कुछ समझ में नहीं आता, भय में कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा लगता नहीं कि इससे कोई वे आउट है। आजकल बड़े सोसाइटी की न्यूज आ रही है कि उस बिजनेसमैन ने कर लिया, उसने कर लिया, ये कर लिया। क्या हो रहा है कि माइंड की एक ऐसी स्थिति बन गई कि जहां थॉट्स बुरी तरह से वर्लपूल की तरह से घूम रहे हैं एंड यू आर कॉट इनटू दैट। तो एज इफ यू हैव बीन हिप्नोटाइज्ड, जैसे आपको किसी ने सम्मोहित कर लिया, किसी ने नहीं किया, आपके ही माइंड ने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी। सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रमः, ये बिल्कुल कंप्यूटर का जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, माइंड वैसे ही वर्क करता है। अभी आप मुझे सुन रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर चेकिंग व्हाट आई एम सेइंग थ्रू फ्रॉम योर मेमोरी बेस। आपका अभी तक का जितना भी मेमोरी स्टोर है, एक्सपीरियंस के द्वारा, लर्निंग्स के द्वारा, उससे आप टैली करते जा रहे हो, व्हाट इज सेइंग, इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग, का थोड़ा लॉजिकल है या नहीं है, ऐसा ही है। ओके, तो ये जो मेमोरी बेस है, उस कंडीशन में व्हेन यू गेट हिप्नोटाइज्ड, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए क्रोध में आदमी 10 रुपए के पीछे मर्डर कर सकता है और भय की स्थिति में सुसाइड कर सकता है। लाइफ जो सबसे वैल्यूएबल चीज है उसको खत्म कर सकता है। What happened? You lost the connection. You cannot analyze now. आप अपने फादर के साथ मिसबिहेव कर सकते हैं। रिसेंट न्यूज है कि कुछ बेटों ने अपनी मां को मार दिया। What happened? उनके दिमाग में कोई उनकी कामना जो पूरी नहीं हुई, ऑब्स्टेकल आया और वो क्रोध में गए या डिप्रेशन में गए। अब उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और मेमोरी बेस खत्म हो गया, मेमोरी डिस्कनेक्ट हो गई। माँ है तो उसकी क्या वैल्यू है वो भी भूल गए। एंड दे डिड दिस। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशात्, यानी कि जैसे आपका मेमोरी से आप डिस्कनेक्ट हुए, मेमोरी ही तो आपकी पूरी लाइफ है। मेमोरी मतलब आपके पास जो भी डेटा स्टोर्ड है
जो डेटा आप अभी भी आपके अंदर डेटा ही जा रहा है, और 5 सेंसेस के थ्रू होल डे यू रिसीव द डेटा, इट इज रिकॉर्डेड इन टू योर ब्रेन सेल्स, और वो रेफरेंस पॉइंट का काम करता है चीजों को एनालाइज करने का। दैट इज डन बाय द बुद्धि, इंटेलेक्ट जिसे कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात, यानी कि आपकी बुद्धि जो एनालिटिकल पावर है आपकी वो खत्म हो गई, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाने का मतलब है एज इफ यू आर ए डेड पर्सन, यू आर ए लिविंग बीइंग बट एज इफ यू हैव डाइड। So that is how Shri Krishna explains the working of the mind. अब इसलिए आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे जेम्स आपको उसके अंदर मिलेंगे, वो आपको जीना सिखाते हैं। 5 4 3 2 1 भी आप अचीव कर लोगे और लाइफ विल बी फिल्ड विद द हैप्पीनेस। अब इस कंडीशन से बाहर निकलना है तो क्या करना है? पतंजलि योग सूत्र में एक बहुत सुंदर फॉर्मेट देते हैं महर्षि पतंजलि। ही सेज मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। हमारे मन में जो भी रिएक्शंस उठती हैं, जो भी थॉट्स उठते हैं, वो उन्होंने 4 कैटेगरीज में उसे जनरलाइज किया कि कुछ आप सुख की चीज देखते हैं, या कोई दुख की बात आपके सामने आती है, या कोई बहुत चैरिटी की बात सामने आती है पुण्य की, या बहुत कुछ गलत हो रहा है पाप की। ये 4 चीजें ही मोटे मोटे तौर पर अगर हम कैटेगराइज करें तो इनसे ही हमारा वास्ता पड़ता है लाइफ में। अब इनके ही लिए जो हमारी रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। तो ही हैज सजेस्टेड ए वे कि सुख की स्थिति आपके सामने आती है, जैसे मेरा कोई दोस्त बहुत सुखी है तो मेरी रिएक्शन जेलसी की ना होकर मैत्री की हो, फ्रेंडलीनेस की हो। कोई दुखी है तो मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना है, मेरे अंदर जो इमोशंस आए वो करुणा के हैं, कंपैशन के हैं। अगर कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, सम चैरिटी इज बीइंग डन, तो उसमें मीनिंग नहीं निकालना है व्हाई इज डूइंग दिस, इसकी जगह तो हॉस्पिटल बना देता, इसकी जगह ये कर देता। यू डू दैट, अगर आप कर सकते हो आप करो, बट इफ ही इज डूइंग समथिंग गुड सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से, तो हमारे अंदर जो फील आना चाहिए वो मुदिता, यानी कि हमें आनंदित होना चाहिए। और कहीं हम बहुत ज्यादा गलत होता हुआ देख रहे हैं और हम अभी अपने ना तो कैरियर में स्टैब्लिश हुए हैं, ना हमारे पास वो पावर है कि हम उसको रियली रजिस्ट कर पाए, तो हमें उसे इग्नोर करना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए। अगर हम ये 4 ही रिएक्शन अपने अंदर लाएंगे तो आप देखिए आपका मन कितना प्रफुल्लित रहेगा, यानी कि यू आर फिल्ड विद द फ्रेंडलीनेस, योर माइंड इज फिल्ड विद द कंपैशन, हैप्पीनेस, आनंद, ब्लिस। और जो भी कुछ गलत देख रहे हैं कि ये ऐसा कर रहा है वो वैसा कर रहा है, आप इग्नोर करके अपने फोकस कर पाएंगे चीजों पर, तो आपका सारा हार्मोनल बैलेंस सही रहेगा। आप बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर लेंगे एंड इफ यू डोंट डू दिस तो वो टेम्परेरी इफेक्ट देंगी सारी टेक्निक्स। सपोज यू डू प्राणायाम, सपोज यू डू योगासन और मेडिटेशन, दे आर वंडरफुल टूल्स फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट द बेसिस इज यमा एंड नियमा। जैसे नटशेल में महर्षि पतंजलि ने यहां समझाया। एक मैं आपको किस्सा सुना के बाद खत्म करूंगा। एक बार एक काउंसलिंग सेशन था, प्लेसमेंट ड्राइव थी, उसमें IBM की कंपनी आई थी। जो स्टूडेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, मुझे ऐसी मजाक सूझा तो मैंने उनसे कहा, वह 4 साथ में बैठे थे, मैंने कहा कि IBM एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया आप लोगों को, ये दे विल सेंड यू US, उसके लिए आपका कोई इंटरव्यू भी नहीं होना है, बस आपको हाँ बोलना है
बस एक कंडीशन है उसमें, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बेनिफिट्स क्या है वो पहले सुन लो। आप सबको यूएस जाने का वीजा मिलेगा, आपको सिटीजनशिप भी इंश्योर की जाएगी। वहां अगर आपको बिजनेस करना है यू विल गेट द लोन, अगर आपको हायर स्टडीज करनी है यू विल गेट द एडमिशन, आपको इंडस्ट्री लगाना है यू कैन डू दैट, वहां मैरिज करना है यू कैन डू दैट, घर बनाना है वो भी मिलेगा, सब कुछ होगा। बट इट इज ओनली फॉर 40 ईयर्स। 40 साल बाद आपको इंडिया लौट कर आना है। तो बोले हाँ आ जाएंगे सर, क्या दिक्कत है? उसमें कंडीशन है, तो इसलिए यही है कि आप जैसे गए थे वैसे लौटना है। ना बच्चे, ना फैमिली, ना प्रॉपर्टी, ना आपके डॉक्यूमेंट्स, ना मनी। तो वो हंसने लगे तो सर आप मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं? तो मैंने कहा जब तुम इस दुनिया में आए तो जब ऊपर वाले ने भेजा होगा, उसने भी शायद ऐसा कोई इंटरव्यू किया होगा, ऑफर दिया होगा कि जाओ 80 साल रहो, सब कुछ करो, देन कम बैक। और उसने तो इतनी टफ कंडीशन डाली कि तुम जैसे जा रहे हो वैसे भी नहीं लौटोगे, यू हैव टू लीव योर बॉडी ऑल्सो, एंड यू एक्सेप्टेड इट, और आ गए। मैं पॉइंट तब वो थोड़ी सीरियस हुए कि अरे सर ये तो सोचे ही नहीं कभी इस तरह से। अमेरिका वाला ऑफर बेटर है उसके मुकाबले, कम से कम बॉडी के साथ वापस आ रहे हो, तो सोचना इस तरीके से। एक बहुत ही खतरनाक ऑफर के साथ आप आ गए हो लेकर, पूरी जिंदगी लगे रहोगे एंड यू विल लीव एवरीथिंग। विवेकानंद कहते थे कि जो नियम है संसार का वो है गिव गिव गिव, जितना दे सकते हो दो, नहीं तो ये नेचर, ये प्रकृति एक दिन आपके गले पर पैर रखकर सब कुछ छीन लेगी आपसे, तो वो छीनना ही है उसे। बट इफ यू लर्न द आर्ट ऑफ गिविंग, तो आप कम से कम जो आपका स्टे है वो बहुत पॉजिटिव होने वाला है, आपके कैरियर को फ्लरिश करेगा, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल भी एक कैरियर है जो मैंने भी पूरा समझाया, मन की स्थिति। तो उसके लिए, और ये सुनने से नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास कि मैत्री, कोई सुखी दिखे तो उससे ईर्ष्या नहीं करना है, उसके प्रति फ्रेंडलीनेस का भाव अपने अंदर लाना है, एक्सप्रेस करो ना करो। फिल योरसेल्फ विद गुड हार्मोन्स, गुड थॉट्स। कोई दुखी है, अगर आप मदद नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, बट बी कंपैशनेट, करुणा से भरो। कोई अच्छा काम कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, फील द ब्लिस, जॉय, यहाँ है कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, इट्स गुड गुड गुड। तो कहीं बहुत बुरा पढ़ रहे हो पेपर में कि ये हो गया वो हो गया, उससे विचलित इसलिए ना हो कि अभी तुम्हारे पास वो पावर नहीं है, तुम उस जिले के कलेक्टर नहीं हो, यू कैन डू समथिंग, यू आर नॉट द प्राइम मिनिस्टर। वो लोग भी कैपेबल नहीं होते कई बार। अपनी हैसियत में हम जो अच्छा कर सकते हैं करिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है। टाइम पास करने के लिए एक मेलोडी और ग्लूमी फेज में नहीं जाना है, कारण कुछ पाएंगे नहीं और दुखी हो रहे हैं, तो क्या करना है, उसको उपेक्षा कर देना है और अपने काम पर फोकस करना है। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई। मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर चाहो तो उसे सब्सक्राइब कर लो। और एक बात जो सर ने कही थी कैरियर की, वो मैं जरूर नेक्स्ट टाइम में बता देता हूँ। और ये ऐसी बात है जैसे सुनकर बहुत से आप में से लगभग सबको आश्चर्य होगा। हमारे देश में जाति 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 हमने जन्म से सुना है, राइट? और ये भी सुना है कि 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसी को जाति कह देते हैं, उसी को वर्ण कह देते हैं। अभी कुछ महीने पहले ये समझ में आया कि वर्ण का निर्धारण होता कैसे। अगर आप लोग अपनी जन्म पत्री देखेंगे, और इतनी अमेजिंग चीज है ये, उस समय जो यूनिवर्स में स्टार कॉन्स्टिलेशंस की पोजीशंस होती है, ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता करते हैं कि ये बच्चा अपने पिछले जन्मों के प्रारब्ध से अभी कौन सी कैरियर टेंडेंसी लेकर आया है, एंड दैट वर्ण इज रिटन इन द जन्म पत्री। और उसका असली ट्विस्ट ये है कि एक ही घर में सारे वर्ण के लोग मिल जाएंगे।
जाति का नैरेटिव ब्रिटिशर्स का एस्टेब्लिश किया हुआ है। उससे पहले जाति का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वेद उपनिषद कहीं नहीं मिलता, शब्द ही नहीं मिलता जाता। और वर्ण, और फिर जब उसके बाद ये चीज समझ में आई तो मैंने बहुत लोगों से पूछा। जैसे मेरे एक मित्र थे उपाध्याय जी, तो मैंने कहा उपाध्याय जी आपका वर्ण क्या था? वो हंसने लगे, शर्मा जी आप भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, वर्ण क्या पूछ रहे हो? वर्ण ब्राह्मण है। अरे मैंने कहा ऐसा नहीं, ये तो एक सुपरफिशियल, पता नहीं कैसे ब्राह्मण कह रहा, अपनी जन्मपत्री देख के बताओ मुझे वर्ण क्या है, जो कैलकुलेशन से निकला। तो उन्होंने खोला तो उनका वर्ण कुछ और निकला। तो मैंने कहा अपनी वाइफ का देखिए, बेटे का देखिए, अपने फादर का देखिए, तो चारों वर्ण मौजूद थे। तो यह अद्भुत कैरियर काउंसलिंग बचपन में ही पेरेंट्स को पता चल जाती थी कि मेरा बेटा किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर शूद्र है तो टेक्निकल में जाएगा, जितना भी टेक्निकल वर्क था दैट इज मीन शूद्र। जैसे आर्किटेक्ट का काम है, जैसे उस समय जो भी आपके रथ बनते थे या आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग होती थी, व्हाटएवर जो भी काम था उस कैटेगरी को, क्योंकि समाज का बेस तो वही है, आज भी है टेक्निकली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एवरीथिंग कम्स अंडर दैट डोमेन। अगर उसका किसी का वो है, फिर मेरे एक मित्र थे जाटव, मैंने कहा बताओ वर्ण क्या है? अरे बोले सर क्या आप कह रहे हैं? मैंने देखो तो उनके बेटे का विप्र वर्ण था, तो वो बेटा उसी तरह से सक्सेस पाएगा जिंदगी में। पता नहीं चला, लोग उसको कुछ भी कहते रहे, बट ही विल ग्रो इन दैट फील्ड ओनली। उसकी वो टेंडेंसीज है। मैंने अपनी फैमिली में मेरे कुछ रिलेटिव बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उनका वर्ण देखा तो वैश्य था। तो अगर ये चीज पता चल जाती है, अदरवाइज 10th के बाद क्या करते हैं? साइकोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं। अभी तो वो भी बहुत लोग नहीं कराते, लेकिन साइकोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं तो उससे पता चलता है कि इसका कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसका या कैरियर डायरेक्शन क्या है इसका। हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी है वर्ण, और वर्ण का इसके अलावा कोई उपयोग नहीं है। किसी अनुष्ठान में वर्ण नहीं पूछते, जाति नहीं पूछते, गोत्र पूछते हैं। वर्ण का बहुत लिमिटेड यूज था और बहुत साइंटिफिक यूज था कि पेरेंट्स को अगर पता चल गया कि भैया ब्राह्मण वर्ण का बच्चा आया है तो इसका मतलब ये टीचर बन सकता है, या राइटर बन सकता है, फिलोसोफर बन सकता है, उस तरह की परस्यूट्स में जा सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। क्षत्रिय है तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की तरफ बढ़ा, इसको आईएएस बनाओ, सिविल सर्विसेज में डालो, आर्म फोर्सेज हैं, और भी तमाम चीजें हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है। वैश्य है तो ऑब्वियसली उसको आप बिजनेस लाइन में दो। तो ये इतनी विजडम के साथ, इसलिए इंडिया वर्ल्ड की जीडीपी में 45% कंट्रीब्यूट करता था, आज 3 या 4% करता है, जबकि हम 5th इकोनॉमी है। नंबर 1 इकोनॉमी थी इंडिया। धीरे धीरे धीरे, और उसमें भी एक बहुत जानकारी की बात यह है कि हम कभी एनस्लेव नहीं हुए। अगर हम वास्तव में गुलाम हुए होते, लॉजिक से सोचकर देखना, तो जब भारत आजाद हुआ और हम सुनते हैं कि सरदार पटेल ने 565 किंगडम्स को सरेंडर कराया, उनको मिलाया, तो 565 किंगडम में 4-5 मुस्लिम किंगडम थी, 1-2 सिख किंगडम थी, बाकी 560 तो हिंदू किंगडम थी, जिसमें मराठा और राजपूत और अन्य तो ये गुर्जर, मौर्य, नंद, अपने यहाँ के राजाओं के नाम सोचो। सम्राट अशोक कौन थे? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, जिनके समय में भारत का सबसे बड़ा भूखंड था, अफगानिस्तान से लेकर पूरा म्यांमार, वो सब था। और आज हम उनको जातियों के खंड में, जो ब्रिटिशर्स का नैरेटिव है कि आज वो क्या है, ओबीसी, देवर दी रूलर्स, राजा थे, शासक थे, पाल, ग्वालियर को पाल राजा ने बसाया। तो ये आंखें खोलना है, ये नैरेटिव हम लोगों के दिमाग में इस तरह से इम्प्लांट कर दिया 200-250 साल से, कि हम लोग खत्म हो गए। तो अपनी चीजों को समझना है, आगे बढ़ना है, आंख खोल के देखना है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, यानी कि भारत जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे नैरेटिव्स के अटैक्स आएंगे, फॉरेन इंटरफियरेंस इतना बढ़ेगा देश में, इतना डिस्टेबलाइज करने की देश को कोशिश की जाएगी, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर अगर चल रहे हैं एंड यू आर नॉट टोइंग द लाइन ऑफ एनी सुपर पावर, तो आपके सामने बहुत ऑब्स्टेकल खड़े किए जाएंगे। ये ठीक ऐसा है कि अगर किसी बिजनेस फील्ड के कुछ टाइकून से कोई नया व्यक्ति एक लेवल तक आता है, तब तक कोई टच नहीं करता। जब देखते हैं कि अरे ये तो उस लीग में आने वाला है हमारे, तो सारी प्रॉब्लम्स उसको खड़ी कर देंगे। तो सेम इज हैपनिंग विद द इंडिया, और का भविष्य आप लोगों पर ही है। इंटेलेक्चुअली भारत प्रूफ है कि दुनिया में वो सबसे आगे है। सारी बड़ी कंपनियों के सीईओज भारत से हैं। अभी तो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आ रहा है, उसमें डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस तुलसी गवाल, FBI डायरेक्टर काश पटेल, वहां के पूरे हेल्थ का जय भट्टाचार्य, इंडियंस विल रूल। और एक बड़ा एनेक्डोट,
कि दो बड़ी कंपनियों के बीच में मीटिंग हो रही थी अमेरिका में, सिमंस और एक कोई और कंपनी नाम भूल रहा हूं, तो उनमें एक ने लिंक्डइन पर डाला कि हाफ वे वी रियलाइज्ड कि वी ऑल आर इंडियन बोथ द साइड। टेबल के दोनों तरफ बैठे जो नेगोशिएट करते हैं उन अमेरिकन कंपनियों की तरफ से, दे आर बेसिकली इंडियंस। तो बोले उसके बाद हमने हिंदी में बात चालू, फिर आया मजा। तो इंडियंस का जमाना आ गया है, भारतीयों का जमाना आ गया है। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलो, 5 4 3 2 1 नहीं, 199 ऐसा कुछ प्लान करो। और 2 वाला 2 ही रखना है, और 1 वाला 10 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच। कर दो क्या